कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। राणा मेंशन रागिनी और सृष्टि हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देख रही थी। रागिनी के मुँह से तो पानी का फव्वारा छूट पड़ा था। उसने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसे पहले ही पता था कि एटीट्यूड दिखाने वाली पंखुड़ी पक्का कुछ ही देर में सृष्टि के पास आएगी और बड़े प्यार से बोलेगी, सासू माँ मैं उनके लिए टिफ़िन ले जाऊँ। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके सामने अब पंखुड़ी अपनी उंगलियों में उंगलियां उलझाते हुए सृष्टि की तरफ देख रही थी। वहीं सृष्टि भी मुस्कुराई और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बहू रानी, जाओ अपने पति परमेश्वर के लिए टिफ़िन पैक करो और ले जाओ। मैंने तुम्हें कब मना किया? पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं सासू माँ, तो जो आपने बनाया है मैं वही ले जाऊँ। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और पंखुड़ी झट से बोली, ठीक है तो फिर आप जल्दी से टिफ़िन पैक कीजिए, मैं बस अभी आई। ये बोलकर वो तुरंत किचन से वापस अपने रूम में भाग गई। रागिनी सृष्टि की तरफ देखकर हंसने लगी। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा। रागिनी हंसते हुए बोली, बेशक से तुम्हारी बहू होशियार हो ना हो, लेकिन कामचोर बहुत है। काम के नाम पर तो वो तुरंत भाग जाती है, बाकी बातें उससे जितनी मर्जी करवा लो। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, तो मुझे अपनी बहू से काम करवाना भी नहीं है, काम करने के लिए तुम हो ना। उसके बोलते ही रागिनी के होश उड़ गए और अब हंसने की बारी सृष्टि की थी। रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं। सृष्टि झट से काउंटर की तरफ बढ़ते हुए बोली, पहले मुझे अपने बेटे के लिए टिफ़िन पैक करने दो। रागिनी उसके पास आई और बोली, वैसे अगर तुम ये टिफ़िन पैक ना भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर खाली भी भेज दोगी तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे तुम्हारे बेटे और बहू पर भरोसा है, मुझे नहीं लगता वो ये लंच का टिफ़िन खोल कर भी देखेंगे। लगता है आज दोनों एक दूसरे को खाने वाले हैं। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली, कैसे बातें करती हो तुम रागिनी। अभी वो दोनों बातें ही कर रही थी कि पंखुड़ी किचन के दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और बोली, सासू माँ अपनी टिफ़िन पैक कर दिया। सृष्टि ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अभी कुछ देर पहले जब वो किचन से भागकर अपने रूम में गई थी तो उसने येलो कलर की साड़ी पहनी थी, लेकिन अब उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी। प्रांस को रेड और ब्लैक दोनों कलर बहुत ज़्यादा पसंद थे और ये वाली साड़ी भी थोड़ी बोल्ड थी। रागिनी और सृष्टि सर से लेकर पैरों तक पंखुड़ी की तरफ देख रहे थे। रागिनी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, बधाई हो सृष्टि, तुम्हारी बेवकूफ़ बहू का दिमाग चलने लगा है। अब बहुत जल्दी इस घर में नन्हे मुन्ने बच्चे भी चलेंगे। पंखुड़ी ने रागिनी की बात सुनकर मुंह बनाया और फिर सृष्टि के पास आकर मासूमियत से बोली, सासू माँ क्या मैं बेवकूफ़ हूँ। उसने तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, ये रागिनी तो कुछ भी बोलती है, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। पंखुड़ी रागिनी की तरफ देखते हुए एटीट्यूड से बोली, देखा सासू माँ ने कह दिया ना मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप कुछ भी बोलते हैं हाँ नहीं तो। रागिनी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, बहुओं का खौफ ही कुछ अलग होता है ना सृष्टि। उसकी इस बात पर पंखुड़ी ने एक बार फिर से मुंह बनाया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, क्या मैं आपको डरा कर रखती हूँ सासू माँ, मैं तो कितनी मासूम हूँ, आपसे लड़ाई भी नहीं करती, आपकी हर एक बात मैं मानती हूँ, आपको परेशान भी नहीं करती, आपको बहुत सारा प्यार भी करती हूँ, फिर भी इन्हें लगता है कि आप मुझसे डरती हैं। ऐसा नहीं है ना सासू माँ। सृष्टि ने एक बार फिर से अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। पंखुड़ी ने अब अपना नाक सिकोड़ करके कहा, रागिनी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ रही थी। उसे हंसते हुए देखकर सृष्टि ने उसे घूरना शुरू किया। वो वापस पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तुम इसे छोड़ो, तुम जाओ प्रांस के लिए टिफ़िन ले जाओ, मैंने सारा खाना पैक कर दिया है और डिज़र्ट भी डाला है, तुम्हारे और प्रांस दोनों की फेवरेट चॉकलेट ब्राउनी। पंखुड़ी मुस्कुराई और उसके गले से लगकर बोली, मेरी प्यारी सासू माँ। ये बोलकर वो उससे अलग हुई और फिर उसके गाल को चूम कर रागिनी की तरफ देख कर मुँह बनाते हुए अपना टिफ़िन उठाकर वहाँ से चली गई। रागिनी उसके जाने पर एक बार फिर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, इतने अजूबे तो पूरी दुनिया में नहीं है सृष्टि जितनी अजूबे तुम्हारे घर में हैं, और ये पंखुड़ी तो सबसे बड़ा अजूबा है। मैं तो सोचती थी प्रांस इस घर का सबसे बड़ा अजूबा है, लेकिन उसने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। सृष्टि उसे घूरते हुए बोली,
तुम तो रुको, पहले मैं हार्दिक को कॉल करती हूँ, उसे बताती हूँ कि आजकल तुम्हें बड़ी कॉमेडी आ रही है, बड़े मज़े ले रही हो तुम, कितना परेशान करती हो तुम मेरी पंखुड़ी को। रागिनी हंसते हुए बोली, कर दो फ़ोन, अभी तो फ़िलहाल सिर्फ मैं मज़े ले रही हूँ, जब उसे पता चलेगा ना इस घर में ये सब कुछ हो रहा है तो देखना वो भी काम धाम छोड़कर यहाँ आ जाएगा और मेरे साथ एंजॉय करेगा। वैसे भी हम दोनों के अलावा और कोई है ही कहाँ हमारा, दोनों इसी घर में डेरा जमा कर बैठ जाएंगे। ये बोलते हुए अचानक से उसकी आवाज़ मायूस हो गई तो सृष्टि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को तकलीफ दे दिया। रागिनी की आंखें नम हो गई थी और तुरंत वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और अपनी तरफ घुमाया। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या प्रांश और आश्रय तुम्हारे नहीं हैं? क्या परीक्षा तुम्हारी बेटी नहीं है? और ये जो दो दो नौटंकियां हमारे घर पर आई हैं, उन्हें संभालने का जिम्मा तुम्हारा नहीं? रागिनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, है ना, क्यों नहीं है, लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है सृष्टि कि क्यों भगवान ने मेरी गोद को सुना रखा, क्यों उन्होंने मुझे। अभी वो बोल ही रही थी कि सृष्टि ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रखी और बोली, चुप, बिल्कुल चुप, इसके आगे कुछ नहीं कहोगे तुम। बहुत जल्दी इस घर में बच्चों की लाइन लगने वाली है तो वो सब तुम्हारी ही गोद में आएंगे, मैं किसी को नहीं संभालने वाली। मैं तो अपने डिस्ट्रॉयर के साथ जाऊंगी बैंकॉक, उसके बाद इन सभी अजूबों को तुम ही संभालना, फिर मैं पूछूंगी तुमसे फ़ोन करके तुम्हारी गोद खाली है या भरी हुई। देखना, डायपर बदलती बदलती थक जाओगी तुम, और अगर जगह से भी ऊंच नीच हुई तो गोद में कुछ और आएगा। रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, छी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सृष्टि हंसने लगी और उसे हंसते हुए देख रागिनी भी हंसने लगी थी। वहीं पंखुड़ी ने बाहर आकर ड्राइवर को राणा इंडस्ट्रीज चलने के लिए कहा और खुद भी गाड़ी में बैठ गई। अगले ही पल गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज की तरफ निकल गई। पंखुड़ी के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी, ये सोचकर कि आज तो खुद प्रांस ने उसे ऑफिस आने के लिए कहा है, ना जाने वहां जाकर उसे क्या सरप्राइज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आश्रय पंक्ति को लेकर अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वो अपने केबिन में आया तो पंक्ति भी उसके साथ साथ उसके केबिन में आई। आश्रय आकर अपनी चेयर पर बैठा और उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। अगले ही पल उसने गहरी सांस भरी और फिर अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। जबकि पंक्ति अभी भी उसके सामने खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ बैठे। वो आश्रय से पूछना चाहती थी कि वो कहाँ पर बैठे, लेकिन उससे पहले ही आश्रय गुस्से से बोला, वहाँ जाकर बैठ जाओ या फिर यूं ही मेरे सर पर खड़े रहने का इरादा है? जहाँ दिमाग नहीं चलना वहाँ तो तुम्हारा दिमाग 100 की स्पीड से दौड़ता है। पंक्ति बेहद धीमी आवाज़ में बोली, मुझे मुझे वॉशरूम जाना है। आश्रय बोला, वो रहा सामने वॉशरूम, चली जाओ वहाँ पर, या फिर अब तुम्हें इस बात की उम्मीद है कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर वहाँ लेकर जाऊँ? पंक्ति जल्दी से अपनी जगह से उठकर वॉशरूम के अंदर चली गई। आश्रय एक बार फिर से वापस अपना काम करने लगा। अचानक ही केबिन का दरवाज़ा नॉक हुआ और आश्रय की पर्सनल असिस्टेंट श्रुति अंदर की तरफ आई। वो आकर आश्रय के सामने खड़ी हुई। आश्रय उसे हैरानी से देखने लगा क्योंकि अभी फ़िलहाल उसने श्रुति को वहाँ पर नहीं बुलाया था। वहीं श्रुति के हाथ पीछे की तरफ थे, लेकिन अचानक ही उसने अपने हाथों को आगे किया जिनमें एक रेड रोज़ था। वो रेड रोज़ आश्रय की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हैप्पी रोज डे सर। उसकी बात सुनते हुए और वो रेड रोज देखते हुए आश्रय के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस थे। ना ही श्रुति उसकी कोई दोस्त थी और ना ही उसका श्रुति से कोई ऐसा वैसा रिलेशन था जिसके लिए वो उसे इस तरह से रेड रोज दे। लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र सामने मिरर पर गई, जहाँ से उसे पंक्ति खड़ी पीछे नजर आ रही थी, जो श्रुति और आश्रय की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। आश्रय कुछ कहता उससे पहले ही श्रुति बोली, एक्चुअली सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। आई नो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आई रियली लाइक यू सर। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो और कब आप मेरी पसंद से मेरा प्यार बन गए मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए सर, आई रियली लव यू। उसकी बात सुनते हुए आश्रय के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे, क्योंकि वो तो ढंग से उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। उसकी नज़रें तो सिर्फ पंक्ति पर ठहरी हुई थी, जिसका इतनी सी बात में ही बुरा हाल हो गया था। अचानक ही पंक्ति ने अपनी नज़रें आश्रय और श्रुति पर से हटाई और फिर टेबल पर रखा अपना बैग लेकर तुरंत केबिन से बाहर निकल गई। आश्रय बस उसकी तरफ देखता रह गया।
वहीं श्रुति के भी होश उड़ चुके थे। उसे नहीं पता था कि पंक्ति आश्रय के साथ उसके केबिन में बैठी है, वरना वो ऐसी हरकत करने का सोचती भी नहीं। उसे पता था कि आश्रय मैरिड है। जब ऑफिस में इनॉग्रेशन पर पूजा हुई थी तो वो भी उस पूजा में शामिल थी, लेकिन तब उसने आश्रय और पंक्ति को लड़ते हुए भी देखा था और इसलिए उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है और शायद ये बात उसके लिए थोड़ी बेनिफिशियल हो और आश्रय उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आश्रय उसे फिलहाल बेहद गुस्से से देख रहा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा। उसने श्रुति के हाथ से वो रेड रोज लिया और अगले ही पल उसे अपने हाथ में मसलते हुए नीचे ज़मीन पर फेंकता और गुस्से से गरजता हुआ बोला, तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर बहुत जल्दी मिलेगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से निकल गया। वहीं पंक्ति की आंखों से इस वक्त बेइंतहा आंसू थे। वो लिफ्ट से नीचे आकर सीधा इंडस्ट्रीज से बाहर निकल गई और अब वो सड़क पर पैदल पैदल चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने श्रुति का आश्रय को वो रेड रोज देना चल रहा था। हालांकि आश्रय ने उसे कभी नहीं कहा था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी उसे आश्रय से बहुत उम्मीदें थी कि कभी तो उसकी किस्मत में उसका प्यार आएगा। लेकिन श्रुति और आश्रय के बीच वो सब देखकर वापस ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी जिंदगी आश्रय का प्यार नहीं मिलेगा। शायद उसके किस्मत में प्यार है ही नहीं। कब सड़क पर रोते रोते चलते हुए वो सड़क के बीचों बीच चलने लगी, उसे पता ही नहीं चला। वहीं सड़क पूरी गाड़ियों से भरी हुई थी। तेजी से हवा को चीरती हुई गाड़ियां उसके पास से गुजर रही थी। एक गाड़ी जो बेहद तेज स्पीड में थी। पंक्ति को देखकर उस गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को कम करना चाहा, लेकिन उसकी गाड़ी की स्पीड कम हो ही नहीं रही थी और वो ब्रेक भी नहीं लगा पा रहा था। उसकी आंखों के सामने पंक्ति बेसुध चले जा रही थी और वो जोरों से हॉर्न बजा रहा था। अगले ही पल गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर होते हुए पंक्ति से जा टकराई, लेकिन पंक्ति नीचे जमीन पर गिरती उससे पहले ही आश्रय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अगले ही पल वो उसे लेकर घूमते हुए सड़क के किनारे पर जा गिरा। वो नीचे जमीन पर था और पंक्ति उसके ऊपर पूरी तरह से उसकी बाहों में सिमटी हुई थी। पंक्ति शॉक्ड रह गई थी। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई। लेकिन जब उसने अपनी आंखों को धीरे से खोला और आश्रय की तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी जिंदा है और सही सलामत है। एक बार फिर से आश्रय ने उसे बचा लिया था। वहीं आश्रय गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। आज तक वो पंक्ति की बेवकूफ़ियाँ ही देखता रहा था और अब इस वाली ने तो जैसे पानी उसके सर से निकाल दिया था। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी देख लिया और फिर रोने लगी। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम्हारी आंखों के अंदर कोई टंकी फिट है क्या? एक बार नल छोड़ दिया तो पानी बहता ही रहेगा। तुम्हारा दिमाग काम करता है या नहीं? पंक्ति एकटक नज़रों से उसकी तरफ देख रही थी। आश्रय एक बार फिर से गुस्से में बोला, किसी ने मुझे रेड रोज दिया तो इट डजंट मीन कि मेरा उसके साथ गलत रिलेशन है। अभी कुछ देर पहले तुम भी तो कॉलेज में गई थी ना, वहाँ पर तुम्हें भी लड़कों ने रेड रोज देने की कोशिश की थी, लेकिन क्या तुम उन लोगों के साथ रिलेशनशिप में हो? नहीं ना, तो फिर ये चीज़ तुम मेरे लिए क्यों नहीं सोच सकती? उसकी बात सुनते हुए पंक्ति होश में आई। आश्रय अब उसे लेकर ऊपर की तरफ उठा। वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, सीरियसली पंक्ति, जब जब मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता हूँ कि शायद हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जैसा मैं तुम्हें समझ रहा हूँ वैसा कुछ नहीं है। बस उस वक्त तुम मुझे गलत प्रूफ कर देती हो। सीरियसली आई हेट यू पंक्ति, आई हेट यू। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसके मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए पंक्ति को अपनी हार्ट बीट स्किप होती महसूस हो रही थी। उसे बहुत लो फील हो रहा था। क्या ज़रूरत थी तुम्हें केबिन से बाहर निकलने की? अगर एक लड़की मुझे रेड रोज दे रही है, इसमें मैं गलत कहाँ से हो गया? तुम्हारी आंखों में आंसू तब आने चाहिए थे जब तुम मुझे किसी को रेड रोज देते हुए देखती, मुझे किसी को प्रपोज करते हुए देखती, लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तुमने तो बस कुछ देखा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया। उसके बाद तुम चली मरने और मैं, मेरा क्या? अभी वो बोल ही रहा था कि पंक्ति ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और उसकी आंखें गोल गोल घूमने लगी। उसे चक्कर आने लगे थे। वो नीचे गिरती उससे पहले ही आश्रय ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया। पंक्ति को बेहोश होते हुए देख आश्रय का गुस्सा जैसे एकदम से छूमंतर हो गया।
उसने जल्दी से पंक्ति को पूरी तरह से अपनी गोद में समेट लिया और उसे लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर पंक्ति के लिए अब फिक्र नजर आ रही थी, लेकिन साथ ही साथ एक फ्रस्ट्रेशन भी, क्योंकि वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। पंक्ति को इस तरह की सिचुएशन में देखकर उसे पंक्ति के लिए बुरा भी लगता था और पंक्ति की हरकतों पर गुस्सा भी आता था। वो उसे लेकर ऑफिस में पहुंचा और फिर उसने डॉक्टर को कॉल किया। तकरीबन आधे घंटे में डॉक्टर आए और पंक्ति का चेकअप करने लगे। आश्रय बस यही सोच रहा था कि कुछ सीरियस ना हो। उसे यही लग रहा था कि गिरने की वजह से पंक्ति को थोड़ा शॉक लगा और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर ने आश्रय की तरफ देखा और बोले, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कहीं गिर गई हैं। आश्रय ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, वो थोड़ा सा पैर स्लिप हो गया था। डॉक्टर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वेल, इन्हें कोई चोट तो नहीं आई है ना, अंदरूनी और ना ही बाहरी, लेकिन एक बार इनके टेस्ट करने पड़ेंगे मिस्टर राणा, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता। आप एक बार इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं ताकि हम इनके सारे टेस्ट कर लें। वैसे इनिशियल चेकअप में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, शायद स्ट्रेस की वजह से ये बेहोश हो गई होंगी, लेकिन बेबी के लिए सारे टेस्ट जरूरी हैं। डॉक्टर की बात सुनते ही आश्रय के होश उड़ गए। वो तुरंत बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? पंक्ति और प्रेग्नेंट? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नहीं मिस्टर राणा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ, प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 3 हफ्ते होंगे, लेकिन आगे ये प्रेगनेंसी स्मूथ रहे और सब कुछ ठीक हो, इसके लिए सारे टेस्ट ज़रूरी हैं। खैर, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी कुछ देर में होश आ जाएगा। आप इनका ख्याल रखिए और हॉस्पिटल में मिलते हैं। ये बोलकर डॉक्टर ने अपना सूटकेस उठाया और वहाँ से चले गए, जबकि आश्रय अपनी जगह पर खड़ा रह गया। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जिस लड़की को वो अब अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था, वही लड़की उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट थी। ये बात उसे खुशी से ज़्यादा सदमा दे रही थी। वो खुश होना चाहता था, लेकिन खुश हो नहीं पा रहा था। एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ राणा इंडस्ट्रीज पंखुड़ी गाड़ी से बाहर निकली और लिफ्ट से होते हुए ऊपर की तरफ आई। उसके चेहरे पर काफ़ी एक्साइटमेंट थी, लेकिन जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर पहुंची, सरप्राइज की जगह पर उसे शॉक मिला। सामने ही प्रांस एक टेबल पर बैठा था और उसके सामने फीमेल स्टाफ की लाइन लगी हुई थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बुके था, जिसमें से एक एक रेड रोज निकाल कर वो सारे फीमेल स्टाफ में बांट रहा था। और वो फीमेल एम्प्लॉय भी कम नहीं थी, वो भी मुस्कुराते हुए प्रांस के हाथों से वो रेड रोज ले रही थी। ये सारा नज़ारा देखकर पंखुड़ी का गुस्से से मुंह बन गया। वहीं प्रांस बहुत अच्छी तरह से जानता था कि पंखुड़ी वहाँ पर खड़ी उसे देख रही है, बल्कि उसने तो ये सारा सेटअप ही पंखुड़ी को दिखाने के लिए किया था। बहुत अच्छा लगता था ना पंखुड़ी को प्रांस को जलाना, तो बस अब इस जलन का एहसास प्रांस थोड़ा सा पंखुड़ी को भी करवा रहा था। वहीं पंखुड़ी आगे की तरफ आई और वहीं खड़ी सारी फीमेल स्टाफ को घूरते हुए बोली, आप लोगों ने इनके हाथों से रोज तो ले लिया, अब थोड़ा टाइम और इंतज़ार कीजिए। मैं अभी ससुर जी को कॉल करती हूँ और एक एक को उनका टर्मिनेशन लेटर भी भिजवाती हूँ। उसकी बात सुनते ही अब तक जिन फीमेल एम्प्लॉयज़ के चेहरे खिले हुए थे, अब उन सब के चेहरे एकदम से मुरझा गए और वे प्रांस की तरफ देखने लगी। वहीं प्रांस बेफिक्री से बोला, मैं तो बस यूं ही रोज़ दे रहा था, लेकिन आप लोग रोज़ ले रहे हो तो ये सोच समझ कर लेना चाहिए था ना कि सामने एक शादीशुदा इंसान है। अगर उसकी बीबी को गुस्सा आएगा तो कुछ भी कर सकती है। माना मैं यहाँ का सीईओ हूँ, लेकिन इस ऑफिस की ओनरशिप पर किसी और का भी हक है। आई मीन मिस्टर प्रलय राणा का। तो अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वेल, सबको मेरी तरफ से हैप्पी रोज डे। ये बोलते हुए वो उठकर टेबल से खड़ा हुआ और अपने केबिन की तरफ चला गया। पंखुड़ी अभी भी गुस्से से मुंह बनाए हुए उन सारे फीमेल स्टाफ की तरफ देख रही थी। वो सबको घूरते हुए बोली, चुपचाप सब अपना रोज इस टेबल पर रखो। जैसे ही उसने कहा, उन सब ने वो रोज टेबल पर रखा और तुरंत वहाँ से गायब हो गई। पंखुड़ी ने उन सारे रोज की तरफ देखते हुए प्यून को इशारा किया और बोली, इन सबको उठाकर बाहर फेंक दीजिए। ये बोलकर वो आगे की तरफ बढ़ गई और वो प्यून जल्दी से वो सारे फूल उठाने लगा। वहीं पंखुड़ी प्रांस के केबिन की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाकर बोली,
जिसे रेड रोज़ देना चाहिए उसे तो दिया नहीं, और जिन्हें नहीं देना चाहिए उन्हें रेड रोज़ बांट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रांस जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया था। वो लैपटॉप में वो सब कुछ देख रहा था जो पंखुड़ी उस टेबल पर करके आई थी। जैसे ही पंखुड़ी प्रांस के केबिन के बाहर आकर खड़ी हुई, प्रांस ने लैपटॉप ऑफ कर दिया। पंखुड़ी अंदर आई और प्रांस के सामने आकर खड़ी हो गई। प्रांस ने नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा, चुपचाप फाइल की तरफ देखता रहा जो अब उसने अपने हाथों में उठाई हुई थी। पंखुड़ी ने अपने हाथ में रखा हुआ टिफ़िन टेबल पर रखा और फिर खुद आकर प्रांस की गोद में बैठ गई। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा, आप बेशक से कुछ भी करें, मुझे प्लेट बनाकर मुझ पर आइसक्रीम रख कर खाएं और मैं आपकी गोद में भी नहीं बैठ सकती। प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, जब तक मैं परमिशन ना दूँ नहीं बैठ सकती। पंखुड़ी झट से बोली, मुझे नहीं चाहिए आपकी परमिशन, पति हैं आप मेरे, इतना तो हक बनता है। वैसे हक तो इससे भी ज़्यादा बनता है, लेकिन उसके लिए तो आप मुझे परेशान कर रहे हैं ना। वैसे वो सॉन्ग आप पर बिल्कुल फिट होता है। आप प्यार नहीं करते मुझे बेशक, आपको रोमांस तो बहुत आता है, लेकिन ऐसा रोमांस किस काम का जो बीबी तड़पती रह जाए, और वो भी तब जब जानबूझकर आप उसे परेशान करें। आपको पता था मैं आने वाली हूँ, इसलिए आप सबको रेड रोज़ बांट रहे थे ना। प्रांस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा। पंखुड़ी को जैसे ही अपनी कमर पर उसका हाथ महसूस हुआ, उसने हल्की सी सिसकी निकल गई। प्रांस बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मेरा उन्हें रेड रोज़ देने का मन कर रहा था। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और वो भी बेहद गहरी आवाज़ में बोली, क्या मुझे रेड रोज़ देने का मन नहीं कर रहा आपका? वैसे तो आप मुझे रोज़ पीटल कहते हैं, लेकिन रोज़ डे पर आप मुझे रोज़ नहीं देंगे क्या? उसकी बात सुनते हुए प्रांस की नज़रें भी उस पर गहरी हो गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सच में रोज़ चाहिए? पंखुड़ी ने मासूमियत से अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया और बोली, चाहिए तो है, अगर आप देंगे तो। प्रांस मुस्कुराया। अगले ही पल उसने पंखुड़ी की कमर पर रखा हुआ अपना हाथ थोड़ा और कस दिया और उसे अपनी गोद में लेकर ही अपनी जगह से उठा लिया। पंखुड़ी ने भी अपनी बाहें प्रांस की गर्दन पर लपेट दी थी और प्रांस उसे लेकर केबिन में बने हुए रूम की तरफ बढ़ गया था। पंखुड़ी के चेहरे पर एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत इंटेंस थे। वहीं पंखुड़ी जैसे ही प्रांस के साथ अंदर आई, उसने एक नज़र रूम की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने पूरे रूम को एक नज़र देखा और अब वो हैरानी से प्रांस की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। अपनी रोज पीटल के साथ वो रोज डे ना मनाए, ऐसा हो कैसे सकता था? पंखुड़ी हैरानी से अपने आसपास देख रही थी। वो इस वक्त प्रांस के केबिन में बने हुए लग्जीरियस रूम में थी, जो पूरा गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। नीचे ज़मीन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी, सेंटेड कैंडल्स जल रही थी और ऊपर भी गुलाब के फूलों से डेकोरेशन की गई थी। सामने बेड तो पूरा गुलाब के फूलों से भरा हुआ था। वो सब देखते हुए ही पंखुड़ी के रोंगटे खड़े होने लग गए थे। मतलब आज तो प्रांस उसके साथ ना सिर्फ रोज डे मनाएगा, बल्कि उन दोनों के बीच और भी बहुत कुछ होने वाला था, क्योंकि डेकोरेशन तो पूरी वेडिंग नाइट वाली लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो खुश होए, शर्माए या फिर क्या करे। प्रांस उसे लेकर बिस्तर पर आया और उसे बिस्तर पर लेटाकर उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जान, आई लव यू। प्रांस भी मुस्कुराया, लेकिन उसने पंखुड़ी के आई लव यू का जवाब नहीं दिया। पंखुड़ी उसके जवाब का इंतज़ार करने लगी। प्रांस उसके चेहरे पर झुका और बोला, मेरे मुँह से आई लव यू सुनना है तुम्हें? पंखुड़ी झट से बोली, सुनना तो था, लेकिन प्लीज़ कह दीजिए ना। हम दोनों की जो भी लड़ाई हुई हम दोनों भूल जाते हैं। पहले हम दोनों कट्टी थे, लेकिन अब बट्टी हो जाते हैं। पंखुड़ी बिस्तर पर उठकर बैठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, यहाँ हर जगह पर रोज़ है, लेकिन मेरा वो स्पेशल रोज़ कहाँ है जो आप मुझे देने वाले हैं? मुझे वो रोज़ भी तो दीजिए ना। उसने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें रेड रोज़ चाहिए ना रोज पीटल? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रांस ने अब सामने की तरफ देखा, जहाँ टेबल था और टेबल पर फूलों का बुके था। उसने वो फूलों का बुके उठाया और उसे लेकर पंखुड़ी के पास आया। पंखुड़ी इतना बड़ा बुके देखकर मुस्कुराई।
आज तक कभी उसे इस तरह से रेड रोजेस का बुके नहीं मिला था, इसलिए उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट ही अलग थी। लेकिन प्रांस उसके पास वो बुके लेकर आया। उसने वो पूरा बुके पंखुड़ी को नहीं दिया, बल्कि उसमें से एक रेड रोज निकाला और उसे लेकर पंखुड़ी के सामने खड़ा हो गया। अब अगर प्रांस राणा भी सबकी तरह अपनी बीवी के साथ रोज डे सेलिब्रेट करे तो सब में और प्रांस राणा में फ़र्क ही क्या है। पंखुड़ी उसकी बात को समझ ही नहीं पाई। वहीं प्रांस अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसके होठों पर वो रेड रोज रख कर उसे बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम मेरा रेड रोज तो ले लो। ये बोलते हुए अब प्रांस ने अपने चेहरे को भी पंखुड़ी के चेहरे के बिल्कुल करीब कर दिया था। पंखुड़ी कुछ समझती उससे पहले ही प्रांस ने अपने लबों को उस रेड रोज पर रख दिया और उसे किस करने लगा। कुछ पंखुड़ियाँ प्रांस के मुंह में जा रही थी तो कुछ पंखुड़ियाँ पंखुड़ी के मुंह में आ रही थी और प्रांस अभी भी उसे किस कर रहा था। पंखुड़ी भी प्रांस को रिस्पॉन्स देने लगी थी। प्रांस उसे किस करे और वो उसे रिस्पॉन्स ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। गुलाब के फूल की पंखुड़ियों की वजह से उन दोनों के लब बेहद गहरे गुलाबी होते जा रहे थे। हालांकि वो फूल कड़वा नहीं था, लेकिन पूरी तरह से मीठा भी नहीं था, इसलिए उनकी वो किस बड़ी ही अजीब थी। लेकिन धीरे धीरे वो पूरा फूल गायब हो चुका था, बस उसकी सूखी डंडी रह गई थी जो नीचे ज़मीन पर गिर चुकी थी। लेकिन प्रांस ने पंखुड़ी को अभी भी नहीं छोड़ा। वो उसे तब तक किस करता रहा जब तक उस गुलाब का पूरा टेस्ट पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। थोड़ी देर बाद प्रांस उससे दूर हुआ तो पंखुड़ी गहरी गहरी सांस लेते हुए पीछे की तरफ हुई और फिर सीधा बेड पर लेट गई। प्रांस के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ गई थी और पंखुड़ी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी ज़िंदगी वापस मिल गई हो। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप चलें। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। वो भी अपनी जगह से उठी और प्रांस के साथ बाहर की तरफ आई, लेकिन अभी भी उसे अपने बदन में एक करंट सा महसूस हो रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल घूम रहे थे जो अभी उसने प्रांस के साथ उस लग्जीरियस रूम में बिताए थे। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति को होश आ चुका था। उसके होश में आने के बाद आश्रय सीधा उसे हॉस्पिटल ले गया था, जहां पर उसने पंक्ति के सारे टेस्ट करवाए और उन दोनों को टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स मिल चुकी थी। पंक्ति का चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था और आश्रय के हाथ में वो रिपोर्ट थी। वो दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठे थे। डॉक्टर उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है मिस्टर आश्रय राणा। डॉक्टर की बात सुनकर आश्रय, जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, अब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी। डॉक्टर पंक्ति और आश्रय दोनों की तरफ देखते हुए बोले, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा वीक है मिस्टर राणा। प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में इतनी ज़्यादा वीकनेस अच्छी नहीं होती। अभी आपको अपनी वाइफ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना होगा। उनकी डाइट को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना होगा और ध्यान रहे कि वो ज़्यादा हैवी वर्क ना करे और स्ट्रेस तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना। सॉरी, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा इंटरफेयर कर रही हूँ, लेकिन आपकी वाइफ के चेहरे से पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखें, वरना प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का डर है। पंक्ति की आंखों में नमी तैर गई। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रख लिया था। वहीं आश्रय की नज़रें भी अब उस पर आ गई थी। पहली बार उसे पंक्ति के लिए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसने वापस डॉक्टर की तरफ देखा और बोला, ओके डॉक्टर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पंक्ति का अच्छे से ख्याल रखूँगा और जल्दी ही हम लोग दोबारा टेस्ट वगैरह के लिए आएंगे, तब आपको ऐसी कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। डॉक्टर उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, अब आप लोग जा सकते हैं, मैं मेडिसिन्स वगैरह लिख देती हूँ, लेकिन आप ख्याल रखिएगा कि आपकी वाइफ अच्छे से वो मेडिसिन्स लेती रहें। डॉक्टर की बात पर आश्रय ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर डॉक्टर मेडिसिन्स वगैरह लिखने लगे। पंक्ति का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल के बाहर निकले। पंक्ति गाड़ी में बैठी और उनकी गाड़ी राणा मेंशन के लिए निकल गई। रास्ते में ना आश्रय ने पंक्ति से कुछ कहा और ना ही पंक्ति ने आश्रय से। पंक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि आश्रय इस प्रेगनेंसी से खुश है या नहीं। कहीं अब भी उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब कुछ पंक्ति ने जानबूझकर किया है उसके पास रहने के लिए। ये सब सोच सोच कर उसका सिर दर्द होने लगा था।
कुछ ही देर में उन दोनों की गाड़ी राणा मेंशन पहुंची। पंक्ति ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया और फिर गाड़ी से बाहर निकली। वो दोनों अंदर की तरफ आए। अंदर सब लोग हाल में ही बैठे थे। प्रलय भी अभी कुछ वक्त पहले ही ऑफिस से लौटा था और सृष्टि और रागिनी के साथ कल के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि कल आश्रय और पंक्ति की रिसेप्शन पार्टी होने वाली थी। पहले तो प्रलय ने आश्रय और पंक्ति की रिसेप्शन पार्टी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे भी ये रिसेप्शन पार्टी जरूरी लग रही थी। जैसे ही आश्रय और पंक्ति दोनों अंदर की तरफ आए, सृष्टि अपने जगह से उठी और पंक्ति की तरफ बढ़ते हुए बोली, हम लोग तुम दोनों के बारे में ही बात कर रहे थे। ये बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई जब उसने पंक्ति का चेहरा उतरा हुआ देखा। उसकी आंखों में नमी अभी भी नजर आ रही थी। सृष्टि ने एक नज़र आश्रय की तरफ देखा और गुस्से से बोली, तुमने फिर से पंक्ति को रुलाया? आश्रय तुरंत बोला, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं मॉम। सृष्टि गुस्से से बोली, आज सुबह जब तुम खुद से पंक्ति को अपने साथ लेकर गए तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई है, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। बेचारी कितना प्यार करती है तुमसे और तुम हमेशा उसे रुलाते रहते हो। आश्रय एक बार फिर से बोला, स्टॉप इट मॉम, मैंने कहा ना आपसे, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। पंक्ति मेरी वजह से नहीं रो रही है। सृष्टि एक बार फिर गुस्से से कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही पंक्ति बोल उठी, मैं प्रेग्नेंट हूँ सासू माँ। उसकी बात सुनकर सृष्टि के शब्द उसके गले में ही अटक गए। वो हैरानी से पंक्ति की तरफ देखने लगी। उसने पंक्ति के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, क्या 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 कहा तुमने? पंक्ति एक बार फिर धीरे से बोली, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ सासू माँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी। सृष्टि का चेहरा एकदम से खिल गया। उसने तुरंत प्रलय की तरफ देखा। प्रलय खुद शॉक्ड था। उसका बेटा भी बिल्कुल उसके जैसा ही निकला। जैसे प्रांश प्रलय और सृष्टि की शादी से पहले ही कंसीव हो गया था, वैसे ही आश्रय भी बड़ा फास्ट निकला। अभी शादी को 3 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि उसने प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी सुना दी। रागिनी झट से आगे आई और बोली, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो पंक्ति? वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इस घर में अब छोटे छोटे बच्चे भी आने वाले हैं। अभी तक तो तुम सब भी ढंग से बड़े नहीं हुए, तुम्हारे बच्चे भी अब इस घर में आने वाले हैं। ये बोलते हुए वो भी एक्साइटेड नजर आ रही थी। सृष्टि ने पंक्ति का चेहरा अपने हाथों से थाम लिया और बोली, क्या गुड न्यूज़ दी है तुमने मुझे पंक्ति? सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू बेटा। अभी वो बोल ही रही थी कि उसकी नज़र पंक्ति के पीछे आकर खड़ी हुई पंखुड़ी पर गई, जिसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था। उसका लोअर लिप बाहर की तरफ निकला हुआ था और वो मुंह बनाते हुए अपने साथ खड़े प्रांश की तरफ देख रही थी। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, आप बस मुझे जलाते रहिए, मुझे तड़पाते रहिए, मुझे बात बात पर परेशान करते रहिए जान। आप देखिए कैसे देवर जी तो फटाफट आपसे आगे निकल गए। आप करते रहो मेरे साथ आइसक्रीम का खेल। उनके पास तो टॉयज से खेलने वाला और आइसक्रीम खाने वाला छोटा सा बेबी भी आने वाला है। मुझे भी बेबी चाहिए, लेकिन मुझे तो आप बेबी देते ही नहीं हो। प्रांस के होश उड़े हुए थे। उसे क्या पता था कि आश्रय इतना ज़्यादा फास्ट निकलेगा। वहीं आश्रय के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे कह रहा हो कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो हुआ वो अपने आप ही हो गया। वहीं पंक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो भी क्या कहे। सृष्टि ने पंखुड़ी के पास आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो पंखुड़ी बेटा? तुम्हारे पास भी बहुत जल्द ही बेबी होगा। एक बार ये खट्टा नींबू थोड़ा सुधर जाए, देखना सबसे ज़्यादा बेबी इस घर में तुम्हारे ही होंगे। पंखुड़ी झट से बोली, सबसे ज़्यादा बेबी तो तब होंगे ना सासू माँ जब ये शुरुआत करेंगे, पर इन्होंने तो शुरुआत भी नहीं किया। आपको पता है ये मुझे कितना परेशान करते हैं, मेरे साथ कैसी कैसी हरकतें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्हें जो करना चाहिए वो तो ये करते ही नहीं। उसकी बात सुनकर प्रांस ने उसे घूर कर देखा। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे घूर कर क्या देख रहे हैं आप मुझे? अब तो आप मुझसे बात भी मत कीजिएगा। आपसे तो देवर जी अच्छे हैं, एकदम 5G की स्पीड वाले निकले, और आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ चली गई और प्रांस और बाकी सब उसकी तरफ देखते ही रह गए। पंक्ति चुपचाप वहाँ पर खड़ी थी। वो धीमे से बोली, क्या पंखुड़ी भाभी इस प्रेगनेंसी से खुश नहीं हैं? प्रांस झट से बोला,
ऐसा नहीं है पंक्ति, और ऐसा सोचना भी मत। तुम जानती हो ना पंखुड़ी को, थोड़ी सी बेवकूफ़ टाइप की है वो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इस प्रेगनेंसी से खुश नहीं है। थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करती है वो, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। पंक्ति ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। फ्रांस पंक्ति के थोड़ा करीब हुआ और उसके सिर पर झुककर उसके सर को बड़े ही प्यार और आत्मीयता से चूमते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई होप अब तुम ऐसी कोई गलती या नादानी नहीं करोगी जिससे तुम्हारे और इस बच्चे पर इफेक्ट पड़े। पंक्ति, अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेना बिल्कुल सोच समझ कर लेना। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास चली आना। आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। उन दोनों की बातें सुनते हुए आश्रय को जलन सी महसूस हो रही थी। फ्रांस ने अब आश्रय की तरफ देखा और बोला, डिनर के बाद मैं मिलता हूँ तुमसे। ये बोलकर वो पंखुड़ी के पीछे पीछे परीक्षा के रूम की तरफ चला गया। पंक्ति अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। रागिनी हंसने लगी थी। वो हंसते हुए बोली, सृष्टि आश्रय की तरफ देखते हुए बोली, आश्रय तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने पंक्ति को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई या उसकी आंखों में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू आए तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। पंक्ति तुरंत बोली, आप इन्हें मत डांटिए सासू माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। सृष्टि उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। उसने अब एक नज़र प्रलय की तरफ देखा तो प्रलय आगे आया और उसने अपनी पॉकेट से नोटों का एक बंडल निकाला और उसे पंक्ति के सिर पर गोल गोल घुमाने लगा। पंक्ति की आंखों में एक बार फिर से हल्की सी नमी आ गई थी। कभी उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो अब उसे ये सब चीज़ बहुत खुशी दे रही थी। प्रलय ने नोटों का बंडल एक सर्वेंट की तरफ बढ़ाया और बोला, आपस में बांट लेना। वो सर्वेंट तुरंत वो पैसे लेकर वहां से चली गई। वहीं प्रलय ने अब आश्रय की तरफ देखा और बोला, अगर बड़े भाई से लेक्चर लेने के बाद कोई कमी रह जाए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, बाकी तो शायद हैंडल कर ही लोगे। ये बोलकर उसने पंक्ति के सिर पर अपना हाथ रखा और फिर वहां से अपने रूम में चला गया। रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, मैं जल्दी से कुछ मीठा बनवाती हूँ। ये बोलकर वो भी किचन में चली गई। अब वहाँ पर सिर्फ सृष्टि, आश्रय और पंक्ति रह गए थे। पंक्ति धीमे से बोली, मैं अपने रूम में जाऊँ सासू माँ? सृष्टि झट से बोली, हाँ हाँ जाओ ना। ये बोलकर वो साइड हट गई तो पंक्ति अपने रूम की तरफ चली गई। आश्रय भी वहां से अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी सृष्टि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आश्रय ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा मॉम। बेशक से मेरे और पंक्ति के रिलेशन कैसे भी हों, लेकिन ये बेबी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और अपने रूम में चला गया। सृष्टि उसे जाते हुए देख रही थी। वो मन ही मन बोली, इस बच्चे का ख्याल तो तुम रख लोगे, लेकिन पंक्ति, उसका क्या? उसे भी तो तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है आश्रय। आई होप ये बच्चा तुम दोनों की नज़दीकियों का कारण बने। इसके आने से पहले तुम दोनों का प्यार इतना गहरा हो जाए कि एक पल भी तुम उसके बिना ना रह पाओ। पंक्ति की ज़िंदगी तुम अपने प्यार और खुशियों से भर दो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर उम्मीद नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा का रूम। पंखुड़ी गुस्से से मुंह बनाते हुए अंदर की तरफ आई और आकर बेड पर बैठ गई। उसने तकिया अपनी गोद में रख लिया था। फ्रांस दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आया और उसे घूरते हुए बोला, ये क्या किया तुमने बाहर? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। प्रॉब्लम ही तो यही है ना कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं जान, और बाकी सब सब कुछ कर रहे हैं। पता नहीं हम कुछ करेंगे भी या नहीं, या सारी ज़िंदगी मुझे ऐसे ही तड़पाते रहोगे। फ्रांस अब उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पहले पंक्ति को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहिए था? तुम जिस तरह से अपनी बात कहकर सीधा यहाँ रूम में चली आई, उसे कितना हर्ट हो रहा होगा। उसकी बात पर पंखुड़ी का चेहरा अब मायूस हो गया। वो फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, सच में उसे हर्ट हो रहा होगा? क्या अब मैं उसके पास जाऊं उसे कांग्रेचुलेसन बोलने के लिए? मैं उसे कहूँगी कि मुझे उसकी प्रेगनेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके लिए खुश हूँ, बहुत खुश, लेकिन प्रॉब्लम मुझे आपसे है। ये बोलते हुए वो फ्रांस को अपनी टेढ़ी नज़रों से देख रही थी। फ्रांस अब बिल्कुल उसके करीब आकर उसके ऊपर झुका और बोला, मुझसे प्रॉब्लम ज़्यादा है या फिर मुझसे प्यार ज़्यादा है? उसके सवाल पर पंखुड़ी जल्दी से बोली, मैं पंक्ति से मिलकर आती हूँ। ये बोलकर वो बेड से उठने लगी, लेकिन फ्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लिया और फिर उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर झुकने लगा।
आज ये नहीं पूछूंगी कि आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा और ना ही कमेंट करने के लिए कहूँगी। आप लोगों के कमेंट्स और लाइक आने बहुत कम हो गए हैं। सोच रही हूँ कि कहानी को यहीं बंद कर दूँ और कोई दूसरी कहानी शुरू कर दूँ। जब आप लोगों को कहानी पसंद ही नहीं आ रही है तो कहानी आगे कंटिन्यू करने का क्या ही फायदा। कहानी में आगे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जिससे मैं कहानी को यूं ही खत्म नहीं कर सकती। जैसे कि प्रांस पंखुड़ी को इतना प्यार करते हुए भी उसके करीब क्यों नहीं जाता। क्या पंक्ति की प्रेगनेंसी आश्रय का व्यवहार उसके प्रति बदल देगी। रीवा का सच और जीवा क्या प्रांस की दोस्ती से ज्यादा भी कुछ थी। ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो प्रांस उसका नाम लेने पर इस तरह से टूट जाता है। ऐसे बहुत सारे खुलासे कहानी में आगे होने वाले हैं। इसके लिए मुझे आप लोगों के साथ और सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।